के बाद आज बंगारू लक्ष्मण को दोषी करार दिया गया है। सोना कहा जा रहा है कि कल उन्हें सजा हो सकती है। अब आगे की क्या प्रक्रिया, क्या कार्रवाई होगी? देखिए, इसमें सेक्शन 9 में जे कम से कम सज़ा होती है 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो सकती है इसमें 5 साल, और साथ में इसके फाइन भी हो सकता है। और जो सज़ा कल को सुनाई जाएगी उनको कम से कम जो 6 महीने होएगी और 5 साल के बीच में कहीं भी होएगी। और जो बंगारू लक्ष्मण को जो राइट है कि वो अपील फाइल करें, वो हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। और जितनी देर हाई कोर्ट में अपील फाइल नहीं होती और अगर हाई नहीं देता तो उनको जेल में उतनी देर के लिए रहना पड़ेगा। और ये जो बात आ रही है, जो पहले जो आया कि ये तो सिर्फ जम्पशन है, उन्होंने किसी को इन्फ्लुएंस नहीं किया, ये जो सेक्शन 9 है इसमें जरूरी नहीं है कि किसी पब्लिक सर्वेंट को एक्चुअली जाके इन्फ्लुएंस किया जाए। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई रिश्वत ली है, किसी से पैसा लिया है, ये बोल के कि मैं इस पब्लिक सर्वेंट को इन्फ्लुएंस करूंगा, तो आपने ये ऑफेंस कर ली, ये जुर्म आपने कर लिया। चाहे आपने जाके पब्लिक सर्वेंट को इन्फ्लुएंस किया या नहीं किया, वो दूसरी बात है। अगर पैसा ले लिया ये बोल के कि मैं इस पब्लिक सर्वेंट को इन्फ्लुएंस करूंगा, ये गलत काम कराने के लिए, तो वो ऑफेंस उसमें हो गई। इसीलिए जो इनको सज़ा हुई है इसीलिए हुई है क्योंकि वहाँ पे ये प्रूव हुआ कि पैसा इन्होंने लिया और ये कह के कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिसर्स को इन्फ्लुएंस करूंगा ये इस कंपनी के फेवर में, इसलिए वो उनको सज़ा हुई है, चाहे उन्होंने किसको इन्फ्लुएंस किया हो या ना किया हो। जी भूपेन जी, जिस तरीके से फुल्का साहब कह रहे हैं, तो इस फैसले के साथ क्या ये भी कहा जा सकता है कि एक नए तरीके की शुरुआत भी हो सकती है? क्योंकि स्ट्रिंग ऑपरेशंस को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे मामले में अब कोर्ट किसी को दोषी पाता है या ठहराता है तो शायद एक नए रास्ते की ओर जाता नजर आता है पूरा मामला। नहीं, स्टिंग ऑपरेशन अपने आप में एक विषय है, खोजी पत्रकारिता अपने आप में एक विषय है। फुल्का जी ने जो कहा है वो सेक्शन 9 की एक सही और उचित कानूनी व्याख्या करी है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार का आश्वासन देता है जो वास्तव में किसी भी प्रकार से एक रिश्वत को या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, तो वो सेक्शन 9 के स्कोप में आता है। जहां तक बहस की बात है, मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, अगर सार्वजनिक जीवन में उसके खिलाफ कोई आरोप लगते हैं तो हर एक व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। जहां तक पार्टी की बात है, पार्टी का मानना है कि नीति मूल्य आधारित राजनीति होनी चाहिए, इससे तो पार्टी का कोई इनकार है नहीं। चलिए भूपेन जी, आपका लौटूंगा। इस वक्त हमारे साथ संजय दुबे जुड़ चुके हैं जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं तहलका हिंदी के। संजय, स्वागत है आपका। अहम फैसला एक तरीके से देखा जाए, और क्योंकि तहलका की ओर से ही स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, तो क्या, जैसे कि मैंने इससे पहले ही सवाल पूछा था कि क्या ये अहम है फैसला स्टिंग ऑपरेशंस के लिहाज से करप्शन को एक्सपोज करने के लिए? क्योंकि इससे पहले कई सवाल खड़े होते रहे स्टिंग ऑपरेशंस को लेकर। नहीं, स्टिंग ऑपरेशंस की बात नहीं है। खोजी पत्रकारिता को आप छोड़ दें, नॉर्मल जो पत्रकारिता है उसके भी अगर उद्देश्य गलत हो तो वो भी गलत है। इसको स्टिंग ऑपरेशन से ना जोड़ें। स्टिंग ऑपरेशन सही भी हो सकता है, बहुत सारे गलत भी हो सकते हैं। पिछले कुछ समय हमने एक दो एग्जाम्पल ऐसे देखे भी जिनमें बहुत गलत तरीके से उद्देश्य बहुत गलत थे, नीयत बहुत गलत थी। तो इसको बिल्कुल इस निगाह से देखना मुझे लगता है गलत है कि स्टिंग को इससे वैधता मिलेगी या वैधता नहीं मिलेगी। एक अच्छे उद्देश्य से स्टिंग किया गया था, और अगर कोई रिजल्ट आया है तो मुझे लगता है ऐसे किसी भी फैसले पे कोई भी रिजल्ट आए, मेरे संस्थान ने किया या मेरी संस्था ने किया, ऑर्गेनाइजेशन ने किया, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे किसी पे भी आए तो मेरे ख्याल से एक आम भारतीयों को खुशी होगी, भले ही 11 साल बाद आए, कि कुछ ऐसा हुआ कि एक करप्शन का या इस तरह का कोई जिसमें इतने बड़े लोग फंसे हुए हैं उसमें कोई रिजल्ट आया, कोई जेल जा रहा है, तो ये अपने आप में प्रतीकात्मक भी बहुत महत्वपूर्ण है मुझे लगता है। और एक मोटिवेशन के लिहाज भी देखा, जैसे आपने कहा कि करप्शन के लिए, क्योंकि जो एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि परेशानी देश के लिहाज से भी है, आम जनता भी परेशान है, और ऐसे में अगर ऐसे मामले पर कोर्ट इस तरह का फैसला देता है या फिर दोषी पाता है तो ये भी एक मोटिवेशन के तहत भी कह सकते हैं कि आम जनता के लिहाज से, फिर पत्रकारों के लिहाज से। बिल्कुल है, क्योंकि मैं एक छोटी सी बात आपसे कहूँ कि मान लीजिए कल परसों बोफोर्स का मामला चल रहा था, अगर बोफोर्स की अच्छे से जाँच हुई होती तो मुझे ऐसा लगता है कि तहलका इतना बड़ा ना होता या तहलका ना होता। तहलका की अच्छी तरह से जांच हुई होती तो ये टाटा, ये जनरल वीके सिंह और इतनी सारे रिश्वत के, तो ये सब कहीं ना कहीं हम निगलेक्ट करते आ रहे हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है।
अगर कहीं इस तरह के लोगों को सजा मिलेगी तो डेटरेंट का तो काम होगा ही, और हम जैसे लोगों को भी ढाढ़स बंधेगा कि हमने कुछ किया, उसका कोई परिणाम आया तो इसका कुछ मतलब है इस तरह के कोई काम करने का। कोई भी अच्छा काम करें उसका परिणाम तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो लॉजिकल एंड तक पहुंचे। तो इस बात की तो खुशी है। बाकी हमने सब दे दिया, जिसको कमीशन को जो चाहिए था, सीबीआई को जो चाहिए था, उन्होंने किया, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहे। हमारे सभी गेस्ट हमारे साथ बने हुए इस चर्चा पर। फिलहाल इसी खबर पर आगे बढ़ते हैं। स्टिंग ऑपरेशन मामले में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण के दोषी पाए जाने पर आइए देखते हैं क्या है राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया। जब उन पर यह आरोप लगा था तभी भारतीय जनता पार्टी ने दिनों का इंतजार नहीं किया बल्कि घंटों में निर्णय किया था, और वो तब पार्टी अध्यक्ष नहीं रहे थे। जिस तरह से इस सरकार में भ्रष्टाचार को कांग्रेस के लोग कवरअप करने में लगे हुए, बड़ी बड़ी बात करने वाली कांग्रेस आज बड़े बड़े घोटाले पर खामोश है। जो न्यायपालिका का फैसला आया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि जिनके घर खुद शीशे के हों वो दूसरों पर कंकर और पत्थर नहीं फेंकते। तो आज की इस खबर के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से तेज हो चला है। लेकिन भूपेंद्र जी, इस बीच जैसा कि संजय भी कह रहे हैं कि बहुत अहम है उन लोगों के लिए भी और उस लिहाज से भी कि करप्शन को लेकर जिस तरीके से मूवमेंट चलाए जाते हैं या फिर करप्शन को लेकर जब खुलासे होते हैं पत्रकारों की ओर से, आम जनता की ओर से, और अगर वहां पर न्यायपालिका की ओर से इस तरीके से फैसला आता है तो शायद ये बहुत हौसला अफजाने वाला भी है। लेकिन राजनीतिक दलों के लिहाज से कहा जाए तो बड़ा झटका भी है। दो बातें होती हैं सचान जी। पहला विषय ये है कि मेरा ये मानना है करप्शन के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति केवल परसेप्शन के आधार पर विक्टिम बन जाए। हर एक व्यक्ति को न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए, और हमारे देश की जो प्रक्रिया है, मेरा ये मानना है कि न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, लेकिन अभी अंतिम न्यायालय का निर्णय नहीं हुआ है। मैं इसमें कोई अपने बचाव और स्पष्टता की बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, आज एक निर्णय आया है और सारे जिन तथ्यों का संज्ञान न्यायालय ने लिया है वो लगभग 200 पेज का निर्णय है। अभी जो उनके वकील है वो सारे विषयों का अध्ययन कर रहे हैं और जो कानूनी रास्ता उनके पास उपलब्ध होगा वो उस पर जाएंगे और उसका कोई फाइनल रिजल्ट वो लेकर के आएंगे। लेकिन भूपेंद्र जी, जिस तरीके का माहौल बीजेपी संसद के अंदर वो फोर्स को लेकर या दूसरे मुद्दों को लेकर बना रही थी या करप्शन को लेकर जिस तरीके से हमलावर तेवर थे, नहीं लगता कि उस अब मुहिम को एक बड़ा झटका लग सकता है आपकी? नहीं, उस मुहिम को झटका इस कारण से नहीं लगेगा। मैंने जो आपकी बात के प्रारंभ में जो उत्तर दिया है, मेरा उत्तर ये था कि सार्वजनिक जीवन पर बड़े पद पर बैठने वाले जो व्यक्ति हैं, जब वो किसी भी नीति को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं और इस प्रकार का कोई प्रकरण सामने आता है तो सबसे पहले उनको अपने पद से अलग होकर के और उसकी स्पष्टता को जवाब देना चाहिए। कल जो बोफोर्स का मुद्दा हमने उठाया है, हमने मुद्दा ये उठाया था कि अभी जो स्वीडन के अधिकारी का बयान आया है, वो बयान ये कहता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री कार्यालय जो बहुत प्रभावी था, जिसमें सोनिया गांधी जी जिस आवास में रहती थी, उसका बड़ा प्रभाव बोफोर्स की डील को था और डील को प्रभावित किया गया। तो मेरा मानना है कि यूपीए अध्यक्ष भी नैतिकता को ध्यान में रखते हुए अपने पद से इस्तीफा देकर और जो कल खुलासा हुआ है उस पर जांच कराएंगी। हम ऐसी अपेक्षा करते हैं सार्वजनिक जीवन में। जी संजय जी, यहाँ एक सवाल ये होता है कि जिस तरीके से तहलका.com ने ये सारी स्टिंग चलाई और 11 साल के बाद एक फैसला आया, तो ये पहला मौका है जब एक स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा जुटाए गए जो सबूत थे उसको आज एक फैसले के रूप में अमली जामा मिला है। किस तरह देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल पता नहीं, सारे लोग इसको स्टिंग वर्सेस ये एक पत्रकारिता है जिसमें पेन कागज की जगह या आपके टेलीविजन कैमरे की जगह हमने कुछ और चीज़ें इस्तेमाल की। उस समय पहली बार ऐसा था। बहुत सारी चीज़ें हमें भी तब बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, इस्तेमाल हुई और उनके ज़रिए एक सच सामने आया। अब वो कैसे आया, क्या आया, वो मुझे नहीं लगता महत्वपूर्ण। अगर वो सच है और न्यायपालिका ने उसको सच माना है, कम से कम एक स्टेज पर माना है, अभी 1-2 स्टेज पर और जाएगा मामला, तो बस वो कैसे भी सच आया वो सामने है। अब स्टिंग ऑपरेशन में इसको बहुत ज़्यादा
इस तरह से नहीं देखता। लेकिन संजय, आमतौर पर जब इसकी शुरुआत हुई थी और जब आप लोगों ने इसको दिखाया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है 2003 में जब इस पूरे मामले को काफ़ी हलचल हुई राजनीति में, तब कहा ही जा रहा था क्योंकि ना तो कोई कंपनी है, ना ही हथियारों का लेन देन हुआ, ना ही सौदा हुआ, और ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि घूस का ऑफर किया गया है। वो एक अहम तथ्य था जो शायद इस आज के इस कोर्ट के बाद कुछ बदलाव। देखिए, अगर मर्डर भी हो तो उसमें भी दो तरह से उसको हुआ मानते हैं। एक नियत थी करने की, पहले से सोच समझ के किया गया था, और एक अचानक हो गया, किसी वजह से दुर्घटना हो गई या किसी वजह से गुस्से में आके कर दिया। तो वहाँ भी मुझे लगता है कि अगर आप लोग उस इन्वेस्टिगेशन को पढ़ेंगे या देखेंगे तो नियत अपराध की थी, है ना। अपराध असल में हुआ नहीं हुआ वो एक अलग चीज़ है, लेकिन करने वाले की नियत, मैं कानून का जानकार नहीं हूँ, जैसे आपके बहुत पैनल है, मैं अपनी स्टोरी के हिसाब से कानून को पढ़ लेता हूँ, है ना। तो उसमें नियत बिल्कुल वही थी। नियत क्या थी? ये 1 लाख रुपए का मसला नहीं है कि 1 लाख का घपला बहुत छोटा घपला है, बहुत बड़ा एक घपला होने वाला था। उसकी एक पहली किस्त 1 लाख रुपए दी गई थी। हमारे पास पैसे नहीं थे, 11-12 लाख रुपए हमने खर्च किए। अगर हमारे पास 50 लाख रुपए होते तो शायद ये घपला और बहुत बड़ा हो सकता था, है ना। तो और वो एक इस स्टेज पर पहुंच गया था, आप लोगों को शायद पता होगा, कि जहां हमें लास्ट में वो एक फिक्टिशियस इक्विपमेंट था वो देना था, पर अब हम वो फिक्टिशियस था, वो इक्विपमेंट था ही नहीं, तो हम दे कहां से देते? तो उससे आगे हम बढ़ नहीं सकते थे, अदरवाइज ये कहीं तक जा सकता था। डिफेंस मिनिस्टर के घर तक पहुंच गया, ट्रेजरर एक पार्टी का, एक रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट उसमें कहीं ना कहीं फंसे। तो अब इससे ऊपर और कहाँ जा सकता था ये मामला? बिल्कुल, यानी कि तार जो है बहुत साफ तरीके से नजर आया कहाँ तक पहुंचे। फुल्का साहब, जो जैसा कि संजय कह रहे हैं कि बहुत अहम है कि इससे पहले जब ये आज का फैसला जो आया, इससे पहले बात इस तरह की भी हो रही थी कि अगर कोई काम नहीं हुआ है और किसी को बेनिफिशरी जो बनाया जा रहा है, अगर वहां तक नहीं पहुंचा सब कुछ, तो शायद करप्शन का उस तरह का गंभीरता का आरोप शायद हवा में उड़ाया जा रहा था। लेकिन आज के इस फैसले के साथ कुछ दिशा बदलती दिख रही है, और जैसे संजय कह रहे हैं कि नीयत जो है अब वो बहुत अहम हो गई है इसके साथ। देखो, ये सेक्शन 9 में जो कन्विक्शन है वो बहुत ही कम केसेस में होती है, बहुत ही कम केस में, क्योंकि किसी ने पैसा लिया किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसके वो पहली बात तो ये आता ही बहुत कम है, और दूसरी बात उसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये जो उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया, साथ में वो जो जितनी भी टेप्स थी उनके टेस्ट हुए और जो जेन्युइन पाई गई, और वो सब के साथ साथ इसमें जो सबूत पेश किए थे वो उनको ठोस पाया कोर्ट ने, और इसकी वजह से ये जाके सज़ा इसमें हुई है। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत है इस तरह का कि जो पीपल पावर में बैठे हैं, जो किसी पब्लिक सर्वेंट को इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में बैठे हैं, अगर वो पैसा लेंगे ये किसी को बोल के कि मैं पब्लिक सर्वेंट को इन्फ्लुएंस करूंगा, तो उनको ये जो उसके रिजल्ट भुगतने पड़ेंगे। एक बात मगर मैं और यहाँ पे कहनी चाहता हूँ, जैसे कांग्रेस ने कहा कि अब बीजेपी को कोई हक नहीं रहा कि वो बोफर के मामले और बाकी जो 2G के मामले, बाकी करप्शन के मामले में बात करें। ये बात बिल्कुल गलत है। ना तो ये कांग्रेस ये कह सकती है कि बीजेपी को हक नहीं रहा, ना बीजेपी ये कह सकती है कि कांग्रेस को हक नहीं रहा। दोनों पार्टियों को जो करप्ट उनमें हैं उनको छोड़ के आगे चल के और उनके ऊपर एक्शन के लिए काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं जब हम ये कहते हैं ना कि अब बीजेपी एक्सपोज होगी, जब मीडिया ये कहता है, तो वो कहीं ना कहीं पार्टी को उस आदमी के साथ जोड़ के फोर्स कर देता है कि वो पार्टी भी जाके उस आदमी की फेवर में स्टैंड ले। बिल्कुल। अगर कांग्रेस में किसी ने कोई गलत काम किया तो कांग्रेस को हम जब सारी पार्टी के ऊपर डालना शुरू करते हैं, मीडिया में डालना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी को अगर वो ना चाहते हुए भी जाके उस आदमी को डिफेंड करना पड़ता है। तो इसलिए ये किया जाए। बिल्कुल, ये ट्रेंड्स आप कह रहे हैं, इसका बदलाव होना चाहिए, वक्त की कमी है। लेकिन भूपेंद्र साहब, चलते चलते एक आखिरी सवाल, जो कि फुल्का साहब ने भी कहा कि असल में जरूरत है कि करप्शन के खिलाफ मुहिम हो, ना कि किसी शख्स, न किसी एक खास पार्टी, न किसी एक का एजेंडा बनाकर। भूपेंद्र जी, जैसे कि फुल्का साहब ने कहा कि असल में जब करप्शन का मामला होता है तो करप्शन से हटते हुए पार्टियों तक, परिवारों तक, लोगों तक पहुंचता है। क्या इस बात की वाकई अहम जरूरत है, जैसे कि फुल्का साहब ने कहा है कि उस करप्शन को उजागर करने की कोशिश होनी चाहिए, उसके खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए, ना कि एक एजेंडा किसी भी पार्टी के लिए नहीं। सभी पार्टियों का एक साथ देखें तो कुछ यही तस्वीर दिखती है जब भी कोई करप्शन का मामला सामने आता है।
मैं फुल्का साहब की बात से काफ़ी हद तक सहमत हूं, लेकिन हर केस का, फुल्का साहब तो क्रिमिनल के बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, हर केस के तथ्य अलग होते हैं। कोई भी केस जब आता है तो हमें ये देखना चाहिए कि उस केस के पीछे जो भी विषय घटित हुआ है भ्रष्टाचार का, उसमें नीयत क्या थी। अगर उसमें नियत सार्वजनिक रूप से सरकार के द्वारा दुरुपयोग करना था, अलग विषय बनेगा। अगर किसी व्यक्ति ने विशेष ने उस नियत को प्रभावित किया है, उसका अलग केस बनेगा। अगर पार्टी के किसी नीति के कारण हुआ है तो केस अलग बनेगा। लेकिन कुल मिलाकर के सार्वजनिक जीवन में शुद्धता आनी चाहिए, सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता आनी चाहिए और सबको जिसके खिलाफ भी आरोप लगे उसको न्यायालय के सामने अपनी बात कहना चाहिए और न्यायालय का निर्णय अंतिम मानना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता हो, इस बात का मैं फुल्का साहब की बात का समर्थन करता हूं, पर हर एक केस के तथ्य को भी अलग तरीके से विवेचित करना। चलिए उपेंद्र जी, बहुत अहम बात आपने कही कि सार्वजनिक जीवन में शुचिता हो, ईमानदारी हो, लेकिन जब यहीं पर गड़बड़ी होती है और तस्वीर थोड़ी धुंधली या यूं कहें कि कुछ गंदी होती है, तभी शायद दर्द ज्यादा होता है देश की जनता को, और इस दर्द को कम करने की कोशिश शायद उन्हीं लोगों को करनी होगी जो कि ऐसे पदों पर बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र साहब आपका इस वक्त देने के लिए। फुल्का साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।